अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ उससे लिए गए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम दी। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लाया है? इज इट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, ब्रिटिश और एक्ट ऑफ 1935? तो इसका आंसर जो है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? आर्टिकल 19 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो पोर्शन है उसमें आर्टिकल 19 किसके बारे में ये जिक्र करता है, क्या इंक्लूड करता है आर्टिकल 9? इज इट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, right against exploitation, right to freedom of speech and expression और right to freedom of religion? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है ये बात कर रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको आर्टिकल 19 के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं 6 फंडामेंटल जो है राइट्स, जिसमें आर्टिकल 19 के अंडर 6 फंडामेंटल राइट्स या हम फ्रीडम्स कह सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड राइट टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड। इसके साथ साथ ये 6 बनती है। राइट टू फ्रीडम में जो है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आपको हासिल हैं, लेकिन इसमें 7 थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी तो उसमें 7 फंडामेंटल फ्रीडम्स हासिल थी हम लोगों को, इन्हें इंडियन सिटीजन्स को। तो वो 7वीं कौन सी थी और वो कब हटाई गई, क्यों हटाई गई, इसका आंसर आप मुझे दोगे। तो वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि विच वन वॉज दी 7th फंडामेंटल फ्रीडम विच वॉज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19, but today it is only 6 fundamental freedoms which are included in article 19. Coming to the next question, which part of the Indian constitution provides us the fundamental rights? यानी किस हिस्से में फंडामेंटल राइट्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में फंडामेंटल राइट्स है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, and the fundamental rights are being provided in part 3 of the constitution. So part 3 में constitution के जो है fundamental rights का chapter दिया गया है। Next question, which part of the constitution is called the concise of Indian constitution? किस हिस्से को concise of Indian constitution कहा जाता है? Is it directive principles of state policy, fundamental duties और fundamental rights? तो आपको याद रखना है जो fundamental rights है उसको कहा जाता है concise of Indian constitution, और इसी को कहा था B.R. अम्बेडकर ने इसी पार्ट को यानी फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को, दैट इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? इन 4 में से कौन सा करेक्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से? ऑप्शन नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। Second, freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion, protection of interests of minorities और equality before law। तो आपको याद होना चाहिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following amendments added the fundamental duties as per the recommendations of Sardar Sawaran Singh Committee? किस amendment के थ्रू हमने fundamental duties का चैप्टर ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार सवारन सिंह कमेटी? तो एक कमेटी बनी थी सरदार सवारन सिंह कमेटी, उसका हेड था सरदार सवारन सिंह। उसके अंडर जो कमेटी बनी उसने रिकमेंड किया कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में? एंड दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द डेट वाज 1976। तो 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आने से पहले आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में चंद इम्पोर्टेंट बातें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जगह बनती है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में रखी गई है और अंडर आर्टिकल 51A। ये जो पार्ट है ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में और इसका जो साल था वो था 1976। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट है ये हमने जो लिया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओरिजिनली इसमें सिर्फ 10 ड्यूटीज़ थी, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब 1976 में इसको हमने ऐड किया 1976 में, तो उस टाइम हमने उसमें ऐड की थी ओनली 10 ड्यूटीज़। लेकिन आज इसमें है 11 ड्यूटीज़। 11th ड्यूटी हमने 2002 में इसमें ऐड की। तो 86th अमेंडमेंट जो हुई 11th ड्यूटी हमने उसी दिन यानी 2002 में ऐड की। तो आपको याद रखना है ओरिजिनली देयर वाज नो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। इसके साथ साथ पार्ट 4A एंड अंडर आर्टिकल 51A ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। तो आपको पार्ट 4A 51A याद रखना है। और सवारन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हमने इसको ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि हमने 2002 में हमने जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट जो हुई थी इन 2002 उसमें हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की है। लेकिन ओरिजिनली अगर आपका क्वेश्चन आएगा कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो आंसर इज 10। नाउ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज 11। सो दिस वाज समथिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following were inserted in the Constitution of India on recommendations of Savaran Singh Committee। तो इसकी जिक्र मैंने अभी की कि किस को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट को ऐड किया गया, किस चीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ सवारन सिंह कमेटी, एंड द आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन 1976। सो इट वाज द आंसर। Coming to the next question, the framers of the Constitution incorporated the duties of the state of the Constitution in the form of। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने ड्यूटीज ऑफ स्टेट लगाई। ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज ऑफ स्टेट की ड्यूटी ऑफ स्टेट क्या है, किस रूप से किस शक्ल में स्टेट की ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमें देखना है। क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, या राइट ऑफ द सिटीजन्स है। सवाल को समझो, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने किस रूप से ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपको याद रखना है वो है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को, ताकि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी हो जाए, पीपल हो जाए। तो इसलिए इनको ऐड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया गया। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये ड्यूटीज़ है, किसकी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन की जो सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या जस्टिसेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एम्पावरमेंट है, नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। तो आपको याद होना चाहिए कि जस्टिसेबल का मतलब होता है जो हम एनफोर्स करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिसेबल है। सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नॉन जस्टिसेबल, बिकॉज हम इनके पीछे जो है लीगल फोर्स नहीं है। ऑल्दो द पार्लियामेंट कैन एनफोर्स देम, they can legislate on them and it can be enforced, these can be enforced, but as of now fundamental duties are non-justiciable, that is they have no legal force behind them. So non-justiciable, fundamental duties are non-justiciable. Coming to the next question, in which year were fundamental duties added to the Constitution of India? कब Constitution में add की गई है ये fundamental duties? So you should know it
in 1976. It was 42nd amendment to the constitution. तो 42nd amendments के थ्रू इनको ऐड किया गया 1976 में. Coming to the next question, the addition of one more fundamental duty was held in the year. मैंने आपको पहले ही बोला है इसमें originally 10 fundamental duties थी जो 1976 में ऐड की गई, लेकिन एक और ऐड की गई, एक और एडिशनल ऐड की गई, एक और एडिशन किया गया इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और वो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई वो हुई 2002 में. It was 86th Constitutional Amendment Act in 2002 that 11th fundamental duty was added to the list of fundamental duties. So the answer here is 2002. Coming to the next question, the fundamental duties of India were inspired by which of the following constitution? किस constitution के थ्रू हमने, यानी किस कंट्री से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है? तो इसका आंसर है यूएसएसआर, जिसको हम आज रशिया भी बोल सकते हैं. तो रशिया या यूएसएसआर इसका सही आंसर है. अगर रशिया होगा तो यू कैन राइट रशिया, और अगर रशिया नहीं होगा तो यू कैन राइट यूएसएसआर. इज इट रशिया और यूएसएसआर? तो वहाँ से हमने इस कंसेप्ट को बोरो किया है. Coming to the next question, who among the following was not part of the original constitution of India adopted in 1950? इनमें से कौन सा हिस्सा पार्ट नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट किया? फंडामेंटल राइट्स तो पहले से थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पहले से थी, तो वहाँ पे जो बचता है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़. इनको हमने ऐड किया 1976 में. सो द राइट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. Coming to the next question, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के थ्रू एबॉलिश हुई है? जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक आर्टिकल है जो हमें बोलता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना गलत बात है, इलीगल है. तो वो कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल इज आर्टिकल 17. तो आर्टिकल 17 एबॉलिशड untouchability in India. Coming to the next question, which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law within the territory of India? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल के थ्रू हमने कायम की है इंडिया में? इट इज़ फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 14. So article 14 says we are all equal before law and there will be equal protection of law within the territory of India. Article 14 is the right answer. Coming to the next question, which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to freedom of religion? तो right to freedom of religion या religious freedom की right जो है किस आर्टिकल के अंडर आती है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 25 to 28. इसमें जिक्र है कि आपकी रिलीजियस फ्रीडम हो सकती है. किस किस तरह से होगी वो अलग मसला है, वो अलग चैप्टर है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाला किस्सा हमें देखने को मिलता है. Coming to the next question, which of the following article of the Indian Constitution contains fundamental duties? इसकी जिक्र मैंने पहले ही की. तो कहाँ पे किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जिक्र है? वो है आर्टिकल 51A, पार्ट 4A एंड अंडर आर्टिकल 51A. सो अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन kept. Coming to the next question, which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? एमरजेंसी के दौरान भी हम किस फंडामेंटल राइट को एबॉलिश नहीं कर सकते हैं? राइट टू स्पीच, रिलीजन, इक्वलिटी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. द राइट आंसर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम इवन एमरजेंसी के दौरान भी लोगों से स्नैच नहीं कर सकते हैं. तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द राइट आंसर. Next question, safeguarding the public property, developing scientific temper and promoting communal harmony come under which of the following? ये जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी, ये क्या है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है या नन ऑफ दीज है? सो इट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. सो इट इज़ द आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. सो वोटिंग करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. सो इट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चंस ख़त्म हुए, अब हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट लाए हैं.
बाकी कंट्रीज़ से, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने यूएसए से लाया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लाई है, जुडिशियल रिव्यू या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाए हैं। इसी तरह सोवियत यूनियन का देखेंगे, यूएसएसआर जिसको प्रीवियसली कहते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51 हमने वहीं से लाई है, फायर प्लानिंग वहीं से लाई है। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज़ें हमने जापान से लाई हैं। तो कमिंग टू द लास्ट पेज ऑफ दिस वीडियो, अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लाया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लाया है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स का कंसेप्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, जो हमारे लेजिस्लेचर में स्पीकर होता है उसका, या बाइकैमरलिज्म दैट इज़ 2 हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वो भी हमने ब्रिटेन से लाया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द ट्रेड कंट्री और कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का वीडियो पसंद होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।